तो आज हमारा जो नेक्स्ट हेडिंग है वो है हमारा हाउ डू दीज ट्रेट गेट एक्सप्रेस्ड। तो जो हम पीछे जो ट्रेट्स के बारे में बात करते हुए आ रहे हैं कि भाई ट्रेट्स क्या होते हैं, मतलब कैरेक्टर्स क्या होते हैं, कैरेक्टर्स कैसे एक्सप्रेशन देते हैं, ये हम पीछे से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो आप यहाँ पर आकर के बात कर रहे हैं कि ट्रेट एक्सप्रेशन कैसे देते हैं, जिसके बारे में हम पहले भी बात कर चुके हैं कि जो जीन्स होते हैं, डीएनए के सेगमेंट्स होते हैं, दे हैव इंफॉर्मेशन फॉर द प्रोटीन्स, और प्रोटीन आगे फर्दर जा करके फंक्शन करती हैं। ठीक है, फंक्शन लाइक प्रोटीन किसी एंजाइम को बनाती है, वो एंजाइम को रिएक्शन कराता है और फिर हमारे कैरेक्टर्स एक्सप्रेस होते हैं। जो भी कैरेक्टर हमें दिखते हैं, जैसे कि हम यहाँ देख रहे थे, टोलनेस, राउंडनेस, येलो कलर, ग्रीन कलर, ये सब हम जो देख रहे हैं, दे ऑल आर ट्रेट्स। तो ये सारे के सारे ट्रेट्स होते हैं। एंड हाउ डू दीज ट्रेट गेट एक्सप्रेस, ये हम अब देखेंगे। यहाँ लिखा है कि हाउ डज द मैकेनिज्म ऑफ हेरिडिटी वर्क, सेल्यूलर डीएनए इज द इंफॉर्मेशन सोर्स फॉर मेकिंग प्रोटीन इन द सेल। तो आपको पहले से ही पता है कि आपका जो सेल्यूलर डीएनए होता है वो आपका प्रोटीन्स बनाने के लिए इंफॉर्मेशन रखता है। जो भी इंफॉर्मेशन प्रोटीन फॉर्मेशन की होती है वो आपके डीएनए के पास ही होती है। अ सेक्शन ऑफ डीएनए दैट प्रोवाइड इंफॉर्मेशन फॉर वन प्रोटीन इज कॉल्ड एज द जीन फॉर दैट प्रोटीन। तो हमने कहा था भाई कि एक प्रोटीन को बनाने के लिए डीएनए की जो इन्फॉर्मेशन जिस डीएनए के जिस सेगमेंट में रहती है उसे हम जीन कहते हैं। तो जीन की छोटी सी डेफिनेशन ये हुई कि जीन इज अ फंक्शनल सेगमेंट ऑफ द डीएनए विच हैव द इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग फॉर ए प्रोटीन। इंफॉर्मेशन भी क्या इंफॉर्मेशन, किसी अमीनो एसिड के ऑर्डर, मतलब अमीनो एसिड का उस प्रोटीन में क्या ऑर्डर होगा, इसकी इंफॉर्मेशन ये यहाँ पर लिखी रहती है। यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हैं, जो इसमें आपको दिखेगा कि डीएनए है ऊपर आपका बना हुआ। जैसे हमने पहले बताया था कि डीएनए आपका कुछ केमिकल बेसिस का बना हुआ होता है, और जिसमें डीएनए के दो सेगमेंट जो होते हैं वो एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। अगर हमने कहा था भाई अगर एक सेगमेंट में आपका एडेनिन होता है, ए होता है, तो दूसरे सेगमेंट में आपका थायमीन होता है, इधर टी होता है तो उधर ए होता है। तो आप अभी के लिए छोटे बच्चों, आप अभी इतना ही समझें कि भाई डीएनए जो है वो केमिकल स्ट्रक्चर है जिसमें कि दो चेन्स होती हैं जो कि आपस में एक दूसरे की कॉम्प्लीमेंट्री होती हैं। लाइक अगर एक ए है तो दूसरा टी है, तो टी है तो ए है। और यहाँ जो इन्फॉर्मेशन डीएनए में छुपी हुई है वो इन्फॉर्मेशन कुछ इस तरह से छुपी होती है कि ये जो ATG आपको दिख रहा है ये एक कोड है, अगला ATC ये भी आपका एक कोड है, TCG ये भी आपका एक कोड है, TAA भी एक कोड है। तो इस तरह से तीन केमिकल बेसिस को मिला करके आपका एक कोडोन बनता है। और जो ये एक कोडोन है उसकी इंफॉर्मेशन, उसके नाम का जो एक इंफॉर्मेशन है वो आपका क्या होता है, एक अमीनो एसिड होता है। देखिए आपने पढ़ा था 9th क्लास में कि राइबोसोम्स आर द प्रोटीन फैक्ट्री। राइबोसोम प्रोटीन बनाते हैं। तो राइबोसोम के पास डीएनए वाली इंफॉर्मेशन भेजी जाती है, तभी तो राइबोसोम के पास प्रोटीन बनेगी ना। और इन्फॉर्मेशन भी किस बात की है कि प्रोटीन में कौन सा अमीनो एसिड कौन से नंबर पर लगा होगा और कौन सा लगेगा। तो कौन सा लगेगा ये कौन डिसाइड करेगा, डीएनए। कैसे, उसके अंदर जो कोडोन्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन है, कोडेड लैंग्वेज जो है, लाइक ATG, ATC। देखो ATG के नाम का अलग एमिनो एसिड, ATC के नाम का अलग एमिनो एसिड, TCG का अलग एमिनो एसिड और TA का अलग एमिनो एसिड। ठीक है ना। तो अब डीएनए की प्रॉब्लम ये कि मान लो हम किसी यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं जहाँ न्यूक्लियस मिलता है, तो डीएनए तो न्यूक्लियस से बाहर निकल के राइबोसोम के पास आ नहीं सकता है। तो डीएनए करता क्या है, डीएनए अपनी कॉपी बनाता है। डीएनए अपनी एक कॉपी बनाता है, सिंगल स्ट्रैंड बनाता है कॉपी करके, दैट इज आरएनए। आरएनए में टी की जगह यू आता है, आप अभी ये जाने। और कॉपी होना, डीएनए से आरएनए बनने वाले प्रोसेस को कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, याद रखना नहीं है, अगर रहे तो कोई बात नहीं, आप याद कर सकते हैं। ठीक है, तो डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए बाहर आता है निकल के न्यूक्लियस से, राइबोसोम के पास आता है। वहां पर कुछ और प्रोसेसेस हैं जिनके द्वारा ट्रांसलेट का मतलब होता है जो एमआरएनए यानी जो आरएनए के पास आपकी मैसेंजर है, ये मैसेंजर है। डीएनए का मैसेंजर कौन है, ये आरएनए है। तो जो इन्फॉर्मेशन इस डीएनए के पास थी वो ये मैसेंजर लेकर के आया है राइबोसोम के पास। तो यहाँ कुछ और प्रोसेसेस हैं जिनके द्वारा इस कोडेड इन्फॉर्मेशन को अमीनो एसिड की चेन में कन्वर्ट कर लिया जाता है।
जिस कोडेड इन्फॉर्मेशन को अमीनो एसिड की चेन में कन्वर्ट कर लेते हैं। और अमीनो एसिड की चेन जो होती है वो आपकी कहलाती है पॉलीपेप्टाइड या फिर एक सिंपल प्रोटीन। जैसे यहाँ AUG जो था, इसके नाम का एक अमीनो एसिड लग गया मिथियोनिन, AUC के नाम का लग गया आइसोल्यूसिन, UCG के नाम का लग गया सेरिन। ठीक है ना, इस तरह से आपके अमीनो एसिड की सीक्वेंस बनती जाती है और एक प्रोटीन की चेन बन जाती है। फर्दर ये प्रोटीन जो बनी है, ये प्रोटीन की चेन, ये एक एंजाइम हो सकती है, ठीक है ना, ये एक हार्मोन भी हो सकती है, ठीक है ना, ये आपकी कोई भी प्रोटीन हो सकती है और ये वही कैरेक्टर एक्सप्रेस करेगी जिसकी ये प्रोटीन होगी। मान लो ये कोई एंजाइम है, तो ये एंजाइम जाकर के किसी रिएक्शन में भाग लेगा और वो रिएक्शन में, उस रिएक्शन के अंदर कोई जो सबस्ट्रेट होगा, मतलब उसके अंदर मान लो कोई A सबस्ट्रेट है, उसको B में कन्वर्ट होना है, तो उसके लिए एंजाइम चाहिए होता है। अब B जो है वो येलो कलर है, B जो है वो येलो कलर का कंपाउंड है, जिससे सीड का कलर येलो बनेगा। तो A से B में कन्वर्ट करने के लिए एंजाइम कहाँ से आएगा? एंजाइम आएगा DNA से, मतलब DNA के पास इंफॉर्मेशन होगी उसकी, और वही इंफॉर्मेशन फर्दर भेजी जाएगी, एंजाइम बनाया जाएगा और आपका एंजाइम काम करेगा और कलर बनेगा। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो कैरेक्टर एक्सप्रेस होते हैं, कैरेक्टर जो दिखाई देते हैं, वो केवल इसलिए दिखाई देते हैं क्योंकि भाई उनके नाम के जीन्स जो होते हैं वो DNA में उपस्थित होते हैं, प्रेजेंट होते हैं। तो यहाँ लिखा हुआ है कि हाउ डू प्रोटीन कंट्रोल द कैरेक्टरिस्टिक वी आर डिस्कसिंग हियर, एंड लेट अस टेक एन एग्जांपल टू टॉलनेस एंड कैरेक्टरिस्टिक। वी नो दैट प्लांट्स हैव हार्मोन दैट कैन ट्रिगर द ग्रोथ। तो हमें पता है भाई प्लांट के अंदर हार्मोन होते हैं और वो क्या करते हैं? ग्रोथ कराते हैं। एंड प्लांट हाइट कैन दस डिपेंड ऑन द अमाउंट ऑफ ए पर्टिकुलर प्लांट हार्मोन। तो मतलब प्लांट की जो हाइट है वो केवल इसी बात पर टिकी है कि उसमें हार्मोन जो होगा वो कितना होगा। एंड द अमाउंट ऑफ प्लांट हार्मोन मेड विल डिपेंड ऑन द एफिशिएंसी ऑफ द प्रोसेसिंग ऑफ मेक इट। यानी कि अब हार्मोन जो जितना होगा वो इस बात पर डिपेंड करेगा कि वो कितना बन रहा है। कंसिडर नाउ एन एंजाइम दैट इज इंपॉर्टेंट फॉर दिस प्रोसेस। हम वही बात कर रहे हैं कि भाई अगर मान लो हम ये कहें कि ये आपका ग्रोथ हार्मोन है और इस ग्रोथ हार्मोन को बनाने के लिए किसी सब्सटेंस A से एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो एंजाइम तो जीन से बनेगा ना, प्रोटीन से बनेगा, जीन के पास इंफॉर्मेशन होगी। लिखा है दिस एंजाइम वर्क एफिशिएंटली अ लॉट ऑफ हार्मोन विल मेड। अगर एंजाइम काम करेगा तो आपका हार्मोन बनेगा एंड द प्लांट विल बी टॉल। If the gene for that enzyme has an alteration that make the enzyme less efficient, the amount of hormone will be less and the plant will be short. Thus the gene control the characteristic or trait. बिल्कुल सही बात है। अगर मान लो ये जीन फंक्शनल नहीं है, इसमें कुछ प्रॉब्लम है, चेंज हो गया है, यहाँ मान लो C हट जाए, इसके जगह कुछ और आ जाए, तो फिर ये जो प्रोटीन बनाएगी वो प्रोटीन अल्टर हो जाएगी, प्रॉब्लम हो जाएगी, वो प्रोटीन वो काम नहीं करेगी या थोड़ा कम काम करेगी, तो उसके हिसाब से हार्मोन फिर नहीं बनेगा उतना और एंजाइम आपका काम नहीं करेगा, जिससे कि प्लांट जो है वो शॉर्ट हो जाएगा बजाय टोल के। तो इस तरह से जीन क्या है, कंट्रोल करते हैं कैरेक्टर्स को। लिखा है इफ द इंडिपेंडेंट इंटरप्रिटेशंस ऑफ मेंडेलियन एक्सपेरिमेंट वी हैव डिस्कसिंग आर करेक्ट, द बोथ पेरेंट्स मस्ट बी कंट्रीब्यूटिंग इक्वली टू द डीएनए ऑफ द प्रोजेनी। तो हमें पता ही है कि भाई पेरेंट्स होते हैं वो क्रोमोसोम जो होते हैं वो अपने बच्चों को एक एक सेट क्रोमोसोम का देते हैं, जैसा हम पीछे पढ़ चुके हैं। We have discussed this issue in previous chapter. If both parents can help to determine the trait of the progeny, both parents must be contributing a copy of the same gene. तो ये इतनी इंपॉर्टेंट लाइन है। देखो यहाँ बताया गया कि भाई पेरेंट्स जो है अपने बच्चे को एक जीन की सेम कॉपी देते हैं दोनों। मैंने पहले बताया था कि पेयर ऑफ क्रोमोसोम जो होता है उसमें यहाँ मान लो कैपिटल T आई है एक मम्मी से, मदर से, या फादर से स्मॉल t आई है, तो जीन ये एक ही है, जीन दो नहीं है। आपको अच्छे समझना है, जीन दो नहीं है, जीन ये कैरेक्टर जो है हाइट का ही है। बस यहाँ जीन जो है वो काम नहीं कर रही है, यहाँ जो जीन है वो काम कर रही है, पर ये दोनों एक दूसरे के एलील्स हैं। दे आर एलील्स ऑफ ईच अदर। यानी एक जीन के दो एलील हुए, एक फंक्शनल एक नॉन फंक्शनल है, या दोनों फंक्शनल भी हो सकते हैं, दोनों अलग अलग फंक्शनल भी हो सकते हैं, वो सब अलग बातें हैं। ठीक है, दिस मीन दैट ईच पी प्लांट मस्ट हैव टू सेट ऑफ ऑल जीन्स, वन इनहेरिटेड फ्रॉम द ईच पेरेंट, एक मदर से एक फादर से। फॉर दिस मैकेनिज्म टू वर्क ईच जर्म सेल मस्ट हैव ओनली वन सेट ऑफ जीन। तो हमें पता है कि हर एक जो जर्म सेल यानी जो गैमिट होता है उसके अंदर एक सेट आता है माता पिता से, क्योंकि मम्मी पापा डिप्लॉयड होते हैं। 2n से n बनेगा और फिर 2n से मदर से भी n बनेगा और n और n मिलकर दोबारा से 2n होते हैं। ठीक है ना। ठीक है, हाउ डू वी जर्म सेल मेक सिंगल सेट ऑफ जीन फ्रॉम द नॉर्मल 2 कॉपी। ये हमें पता है कि वो मियोसिस करते हैं, मियोसिस के बाद जो है वो एक सेट हो जाता है। इफ प्रोजेनी प्लांट इनहेरिटेड अ सिंगल होल सेट जीन फ्रॉम ईच पेरेंट देन द एक्सपेरिमेंट कैन नॉट वर्क। अगर भी मान लो इफ प्रोजेनी प्लांट, अगर प्रोजेनी प्लांट जो है इनहेरिटेड अ सिंगल होल सेट ऑफ जीन फ्रॉम ईच पेरेंट देन द एक्सपेरिमेंट it not cannot work. This is because the two characteristic R and Y
वुड देन बी लिंक्ड टू ईच अदर एंड कैन नॉट बी इंडिपेंडेंटली इनहेरिटेड। अब ध्यान से समझना कि कह रहे हैं कि भाई आर और वाई अगर मान लो लिंक्ड होते, लिंक्ड होने का मतलब ये होता है, देखो कितना अच्छा लिखा है एनसीईआरटी ने, कि अगर भाई मान लो ये आपका, जैसे समझ लो कि भाई मान लो ये आपका क्रोमोसोम है और इस पर आर यहाँ है, मतलब राउंड का जो जीन है वो यहाँ पर है और वाई जो कैपिटल कलर का वो यहाँ पर है। दोनों जीन के बीच में बिल्कुल भी डिस्टेंस नहीं है और दोनों के दोनों एक ही क्रोमोसोम पर प्रेजेंट है, एक ही जगह प्रेजेंट है, ठीक है ना। तो जब ये आगे जाएंगे, मान लो ये तुम्हारा जो हो गया ये हाइब्रिड हो गया, कैपिटल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, तो इसके जब गैमेट बनते हैं ना, तो गैमेट बनने के टाइम पर इसके गैमेट बनने तो चाहिए थे ये कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई 4 बनने चाहिए थे। लेकिन अगर जीन के बीच में इस तरह डिस्टेंस कम होती है, अगर जीन लिंक्ड होते हैं, एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, तो प्रॉब्लम ये होती है कि फिर इनके बीच में ये 4 गैमेट बनना बंद हो जाता है, 4 गैमेट नहीं बनते। प्रोबेबिलिटी में इनके 2 ही गैमेट बन पाते हैं, आर वाई और स्मॉल आर वाई। तो फिर ये एक्सपेरिमेंट आपका नहीं हो पाता, जो कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का है, जो कि अभी हुआ है। क्योंकि अगर 4 गैमेट बनेंगे तभी आपके हाइब्रिड बनेंगे, 2 गैमेट बनेंगे तो आपके हाइब्रिड नहीं बनेंगे, तो एक्सपेरिमेंट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का फेल हो जाएगा। तो ये लिखा है यहाँ कि भाई अगर यदि जो प्रोजेनी है, प्रोजेनी प्लांट इनहेरिटेड अ सिंगल होल सेट फ्रॉम ईच पेरेंट, then the experiment explained in figure cannot work, and this is because the 2 characteristic R and Y would then be linked, ठीक है ना, and to each other and cannot be independently inherited, और independently inherited नहीं होंगे, ये यहाँ पर लिखा हुआ है। तो ये आप समझ गए होंगे। एक बार और आप समझ लो, सुन लो कि अगर मान लो ऐसा कह रहे हैं कि भाई अभी तो भाई हमें 2 कॉपी मिलती है ना, अभी तो हमें 2 कॉपी मिलती है, एक मदर से एक फादर से। मान लो एक राउंड वाला यहाँ फादर से आया था, एक मदर से आया है, येलो वाला जो है एक फादर से आया, एक मदर से आया है। ये कह रहे हैं कि अगर आप जो है एक ही पेरेंट्स से सारे ले लेंगे ना, मतलब एक ही पेरेंट्स से ले लोगे, मान लो आपने जो है राउंडनेस का भी और येलो का भी, कलर का भी, दोनों एक ही पेरेंट्स से लिए हैं, एक कॉपी ली है, ठीक है ना, और दूसरे पेरेंट से आपको कुछ नहीं मिला है, तो फिर आपके अंदर कैरेक्टर वही दिखेंगे जो आपके एक पेरेंट में थे। ये आपका एक पेरेंट मान लो ये राउंड येलो था और आपने उसी का ले लिया है, तो फिर आपको तो राउंड येलो ही दिखेगा ना, समझ आई। तो ये प्रॉब्लम है, मतलब ये कह रहे हैं कि इसलिए दोनों पेरेंट्स से आता है, फिर उसमें से ये देखा जाता है कौन सा डोमिनेंट है कौन सा रिसेसिव, वही कैरेक्टर हमारे अंदर एक्सप्रेस होते हैं। या फिर जीन जो है आपकी लिंक्ड हो, मतलब लिंक्ड ही कहेंगे उनको, एक पेरेंट से आ रही है तो मतलब एक ही जगह से ये आई है, उनमें बीच में गैमेट बनने की संभावना नहीं होती है। ये आप फ्यूचर में नेक्स्ट हायर क्लासेस में जाकर समझेंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट लिखा है कि दिस इज एक्सप्लेन्ड बाय द फैक्ट दैट ईच जीन सेट इज प्रेजेंट नॉट एज ए सिंगल लॉन्ग थ्रेड ऑफ डीएनए बट एज सेपरेट इंडिपेंडेंट पीसेस ईच कॉल्ड क्रोमोसोम। तो हमने बताया कि भाई क्रोमोसोम के ऊपर जो है आपका डीएनए ऐसे तो होता नहीं कि एक सेट होता है, अलग अलग सेगमेंट्स होते हैं, ठीक है ना। इन दस ईच सेल विल हैव 2 कॉपीज ऑफ ईच क्रोमोसोम, 1 ईच फ्रॉम द मेल एंड फीमेल पेरेंट। एक कॉपी मेल से आती है, एक कॉपी फीमेल पेरेंट से आती है। एवरी जर्म सेल विल take 1 chromosome from each pair and these may be either maternal or paternal origin। तो ठीक है, हर एक जर्म सेल जो है उनमें जो है, एक जर्म सेल का मतलब ये गैमेट से कर रहे हैं। अगर मान लो गैमेट फॉर्म होते हैं तो गैमेट में मान लो यहाँ जो क्रोमोसोम है वो पेयर में है और इसके मान लो 2 गैमेट बनते हैं, तो गैमेट बनते तो 4 है वैसे एक सेल से, तो जिसमें जो है एक में पहले वाला जाएगा, दूसरा वाला जाएगा, दूसरे में तीसरा जाएगा, चौथा जाएगा। मतलब यहाँ जो है ये क्रोमोसोम जो होगा ये अपनी कॉपी बना लेता है इस तरह से। इस कॉपी में से जो है एक कॉपी ये वाली यहाँ जाएगी, एक कॉपी यहाँ जाएगी, एक कॉपी यहाँ जाएगी, एक कॉपी यहाँ जाएगी। तो ये कह रहे हैं कि जो एक गैमेट है उसमें जाएगा एक ही पर। लिखा है कि एवरी जर्म सेल विल टेक 1 क्रोमोसोम फ्रॉम ईच पेयर। यहाँ हमने एक पेयर का एग्जांपल लिया, ऐसे 50 पेयर होते तो उनमें से भी एक आता, ठीक है ना। या तो वो, अब इसमें देखो ये ऊपर वाले में ये एक मदर वाला होगा, एक फादर वाला, तो ये कह रहे हैं कि या तो वो मैटरनल वाला आएगा या वो फादर वाला आएगा। ऐसा नहीं आएगा एक ही गैमेट में दोनों आ जाएंगे, 2 क्रोमोसोम आ जाएंगे, मतलब पूरा पेयर एक में आ जाएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक है ना। When 2 germ cell combine they will restore the normal number of chromosome। वही n और n मिल करके हैप्लॉइड मिल करके दोबारा से वो क्या हो जाएंगे, डिप्लॉइड कंडीशन बना लेते हैं, यानी कि एक सेट आएगा इधर से, वो दोबारा से पेयर हो जाएगा। And they will restore the normal number of chromosome in the progeny, ensuring the stability of the DNA of the species। Such a mechanism of inheritance explains the result of Mendelian experiment and used by all sexually reproducing organisms, but asexually reproducing organisms also follow similar rule of inheritance। Can we work out on their inheritance might work।
ठीक है ना। तो ए सेक्सुअल जो होते हैं वहाँ क्या होता है, वहाँ पर डीएनए डायरेक्ट कॉपी होता है, वहाँ माइटोसिस होती है, वहाँ गैमेट फॉर्मेशन नहीं होता, वहाँ जो है जो संतान होती है वो अपने पेरेंट्स के एग्जैक्टली सिमिलर होती है, ठीक है ना। तो ये है वहाँ, मतलब वहाँ गैमेट फॉर्मेशन का चक्कर। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेक्स डिटर्मिनेशन, ठीक है। यहाँ पर आपको बताया जाएगा कि भाई ह्यूमन बीइंग में सेक्स कैसे डिटरमाइन होता है, कि बेबी गर्ल होगा या बेबी बॉय होगा। तो ये बहुत ज़्यादा ईजी सा है टास्क, ज़्यादा टफ नहीं है। जैसे कि हमें पता है कि भाई हमारे अंदर जो क्रोमोसोम्स होते हैं वो 46 होते हैं पेयर, मतलब 23 पेयर होते हैं, जिनमें 46 में हमारे अंदर 22 पेयर तो ऑटोजोम्स होते हैं। ऑटोजोम्स का मतलब होता है जिन पर सेक्सुअल कैरेक्टर्स नहीं होते, जिन पर सेक्सुअल कैरेक्टर्स वाले जीन नहीं होते। और एक पेयर आपको मिलता है, 1 पेयर आपको मिलेगा सेक्स क्रोमोसोम का, 1 पेयर आपको मिलेगा सेक्स क्रोमोसोम के लिए। तो 46 में से यानी 23 में से आपको 22 पेयर जो मिलेंगे वो ऑटोजोम्स होंगे, जिन पे बॉडी के दूसरे कैरेक्टर्स के जीन होंगे, वेजिटेटिव कैरेक्टर्स के जीन होंगे, और जिन पर रिप्रोडक्टिव कैरेक्टर के जीन होंगे। सेक्सुअल क्रोमोसोम जो होते हैं वो आपका एक पेयर होता है। तो इसी तरह आप देख सकते हैं कि अगर हम बात करें, एक को मेल मान लेते हैं, यहाँ पर एक को अगर फीमेल मान लेते हैं, तो जो आपका मेल वाला होगा उसके अंदर कैसे होंगे 44 प्लस XY, ये सेक्स क्रोमोसोम मेल में XY होते हैं, और फीमेल में इस तरह ही 44 प्लस XX कंडीशन होगी, ठीक है। फीमेल हमारी होमोगैमेटिक होती है, यानी कि जब इनके गैमेट बनेंगे तो 22 तो इधर से आएंगे और एक X आएगा, ठीक है ना। होमोगैमेटिक का मतलब जितने भी गैमेट बनेंगे फीमेल के, वो सारे के सारे X क्रोमोसोम रखेंगे। मेल में कंडीशन दूसरी है, यहाँ 2 तरह के गैमेट बन सकते हैं, या तो एक गैमेट तो ऐसा बनेगा 22 प्लस X वाला, और दूसरा गैमेट बनेगा हमारा 22 प्लस Y वाला। क्यों भाई ऐसा क्यों होगा? क्योंकि यहाँ मेल जो है वो हेट्रोगैमेटी शो करेगा, यहाँ जो सेक्स क्रोमोसोम है वो XY अलग अलग होते हैं। तो गैमेट बनना मतलब आपको पता है कि ये डिप्लॉयड थे ऊपर वाले, तो नीचे कैसे हो जाएगा, हैप्लॉयड हो जाएगा। हैप्लॉयड मतलब कि N, तो ये 2N है अगर ऊपर, तो ये 2N से मियोसिस होकर के N बन जाते हैं। इस तरह यहाँ पर N बन जाते हैं। आपको पता है दे विल यूनाइट टुगेदर, ये फिर क्या करेंगे, यूनाइट करेंगे। अगर मान लो आपका इसके मेल से आपको अगर देखो मेल से अगर ये आया है गैमेट, फीमेल से ये आया है तो लड़की होगी, और मेल से अगर ये आया है तो फीमेल से तो वही आएगा। तो यहाँ लड़की होना लड़का होना ये इस बात पर डिपेंड करता है कि भाई जो गैमेट हैं, जैसे कि अगर हम देखेंगे यहाँ क्या हो जाएगा 44 प्लस XX, यानी ये बेटी होगी, ठीक है ना, गर्ल, बेबी गर्ल होगा, और यहाँ जो है 44 प्लस XY होगा। तो ये सीधी बात है कि भाई ये इस बात पर डिपेंड करता है कि जो मेल है, मेल जो पेरेंट हैं उन्होंने, उनसे जो क्रोमोसोम आया है वो Y वाला गैमेट आया है फिर X वाला, ठीक है। तो ये चांस इवेंट होता है, इसमें किसी की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती, लड़का हुआ है लड़की हुई है, बस ये एक चांस इवेंट है कि मेल से XY आया है। लड़की का तो बिल्कुल भी कोई दोष नहीं होता, जैसा कि यहाँ समाज में कुरीतियाँ भरी हुई हैं कि लड़कियों को रिस्पॉन्सिबल ठहराया जाता है, जबकि वो गलत है। तो ध्यान रखना है कि ये क्रोमोसोम्स जो होते हैं, सेक्स क्रोमोसोम, वो भी Y जो है ये डिटरमाइन करता है कि मेल होगा, मेल पर बात करती है कि मेल होगा या फीमेल होगा। मेल आपके हेट्रोगैमेट बनाते हैं, जबकि फीमेल आपकी होमोगैमेट बनाती है, एक जैसे गैमेट बनाती है। यहाँ लिखा हुआ देख लेते हैं, लिखा है कि वी हैव डिस्कस्ड द आइडिया दैट द 2 sexes पार्टिसिपेटिंग इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मस्ट बी somewhat different from each other for a number of reasons. How is the sex of newborn individual determined? Different species use very different strategies for this. Some rely entirely on environmental clues. तो कुछ में जो sex determination होता है वो environment से होता है. Thus in some animal like a few reptile, the temperature at the which fertilized egg are kept determine whether the animal developing in the egg is male or female. तो यहाँ environment और temperature पर reptile में depend करता है कि ये मेल बनेगा या फीमेल बनेगा जो एम्ब्रियो है। इन अदर एनिमल सच एन स्नेल्स एंड इंडिविजुअल कैन चेंज सेक्स, स्नेल्स में जो है वो सेक्स चेंज कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है यहाँ से, इंडिकेटिंग दैट द सेक्स इज नॉट जेनेटिकली डिटरमाइंड। हाउएवर इन ह्यूमन बीइंग्स द सेक्स ऑफ द इंडिविजुअल इज लार्जली जेनेटिकली डिटरमाइंड। इन अदर वर्ड्स द जीन्स इनहेरिटेड फ्रॉम आवर पेरेंट डिसाइड वेदर विल बी बॉय और गर्ल। तो ये ठीक बात है, अगर मान लो हमारे पेरेंट्स से, वो भी पापा से बात है कि अगर हमें उनसे Y क्रोमोसोम मिलता है तो मेल है बच्चा, और अगर फीमेल से अगर X मिलता है तो वो बच्चा मेल होगा, ठीक है, फीमेल होगा।
But so far we have assumed that similar gene set are inherited from both parents. If that is the case, how can genetic inheritance determine sex? तो ये कह रहे हैं कि भाई ये बताएंगे मतलब अब कि आपको XY होता है, ऐसा कुछ है ना. लिखा है एक्सप्लेनेशन लाई इन द फैक्ट दैट ऑल ह्यूमन क्रोमोसोम आर नॉट पेयर्ड. सारे पेयर्ड नहीं होते छोड़ करके XY वाले को. मोस्ट ह्यूमन क्रोमोसोम हैव मैटरनल कॉपी या पैटर्नल कॉपी एंड वी हैव 22 सच पेयर्स. वो आपके पास क्या है, ऑटोसोम्स उनको कहते हैं, जिन पे आपके वेजिटेटिव बॉडी कैरेक्टर्स के जीन्स होते हैं. बट वन पेयर कॉल्ड द सेक्स क्रोमोसोम इज ओल्ड इन नॉट ऑलवेज बीइंग परफेक्ट पेयर. वुमेन हैव अ परफेक्ट पेयर ऑफ सेक्स क्रोमोसोम बोथ कॉल्ड एक्स. दोनों हमारे में फीमेल में एक्स होते हैं. बट मैन हैव मिसमैच पेयर इन विच वन ऑफ द नॉर्मल साइज एक्स while the other is short one called y. तो मेल में आपको पता है कि भाई जो छोटा होता है एक y होता है, बड़े वाला जो होता है वो x होता है. अगर हम यहाँ वैसे ही दिखाएं बना करके तो आप ऐसे ड्रॉ करें कि ये x है तो ये y है, x और y ऐसे शो करते हैं, ठीक है. एंड सो women are XX while men are YY. now can we work out what the inheritance pattern of XY will be. देखते हैं. तो हमने आपको बता ही दिया पहले ही कैसे होता है. how the children will be boys and how the children will be girls. All children will inherit an X chromosome from their mother, regardless of whether they are boy or girl. जो मदर है उससे उनको X ही मिलेगा, चाहे वो लड़का हो चाहे लड़की हो. Thus the sex of the children will be determined by the male. ठीक है, फादर से डिटरमाइन होता है. A child who inherit an X chromosome from her father will be girl, और जिसको Y मिलता है वो आपका क्या होगा, boy होगा. ठीक है ना. तो ये था सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बींग्स. बहुत इजी है, ज़्यादा टफ नहीं है, इजी है. बोर्ड में इस बार भी आया था, हमेशा ही आता है. ठीक है ना. तो यहाँ तक आप करिएगा. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. आपको आज के लिए इतना ही. आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही. आगे की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ये घंटी वाला बटन दबा दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें. थैंक यू सो मच.